सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे साउथ ब्यूरो कमेटी के द्वारा यहाँ पर मताधिकार के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई भारत सरकार के समक्ष, उस रिपोर्ट से बाबा साहब संतुष्ट नहीं थे और ऐसे में बाबा साहब ने एक अलग रिपोर्ट बनाकर तैयार की, जो रिपोर्ट हम विभिन्न अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में निर्वाचन में सीटों का जो बंटवारा किया जा रहा है, उसके कुछ अन्य पहलू के बारे में बात करेंगे। पिछले अम्बेडकर संदेश में हमने बात की थी भौगोलिक सीटों का भौगोलिक जो बंटवारा है वो किस तरह से अन्यायपूर्ण है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। सीटों के बंटवारे के जो अन्य पहलू हैं वो क्या है, और सीटें और आवासीय योग्यता यहाँ पर जो निर्धारित की गई है, यानी कि आवास होना चाहिए, उसी को यहाँ पर निर्वाचन में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा। मेरे साथियों, ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिन पर आज के अम्बेडकर संदेश में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आज का अम्बेडकर संदेश हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से और पेज नंबर 67 से लेकर 69 तक। सारगर्भित है आज का अम्बेडकर संदेश, अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आपकी सेवा में अब हम अम्बेडकर संदेश शुरू करते हैं। भाषा लिखते हैं कि मेरे साथियों ने अल्पसंख्यकों के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में जो प्रस्ताव किया है, उसमें सिद्धांत का जो अभाव साफ तौर पर दिख पड़ता है, वह सीटों के उस बंटवारे में भी दिख पड़ता है जो उन्होंने पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच बंटवारे के लिए किया है। वाणिज्य तथा उद्योग के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाने वाले पूंजीपतियों को उन्होंने 11 सीटें दी हैं, जबकि श्रमिकों को उन्होंने 4 सीटें दी हैं। काश्तकारों को भी कुछ नहीं देते सिवाय उसके जो उन्हें आम चुनाव के जरिए खुरचन के रूप में मिल जाता है। जमींदारों को वे 5 सीटें देते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि यदि हम सिंध के सदस्यों और प्रेसिडेंसी के अन्य सदस्यों को भी आकलन में शामिल करें तो परिषद में जमींदारों के लिए सीटों की संख्या सहज ही 40 तक पहुंच जाती है। ना ही ये कहा जा सकता है कि मेरे साथियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सीटों के सही बंटवारे के सवाल की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। इस समय विधायिका बहुत अधिक ग्रामीण वर्गों की वैशाखी पर निर्भर है और इस बात का भारी खतरा है कि काश्तकारों के नाम पर सरकारी सत्ता का अनुचित लाभ उठाया जाए और स्थायी बंदोबस्त, सस्ती आवपेशी और निःशुल्क वनों जैसी खतरनाक सनकों को पूरा करने के लिए कानून बना दिया जाए। यदि ऐसी सनक को विधि पुस्तिका में स्थान नहीं देना है तो जरूरी है कि उन शहरी वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए जिनका प्रतिनिधित्व उनकी योग्यता और योगदान के अनुरूप नहीं है। भाषा कहते हैं कि जिनका प्रतिनिधित्व उनकी योग्यता और योगदान के अनुरूप नहीं है, बेहतर तो यह होता कि मेरे साथी प्रेसिडेंसी में विभिन्न भागों के बीच के सीटों के उचित वितरण का काम एक अलग समिति के ऊपर छोड़ देते। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कमजोर पक्षों को न्याय देने के मामले में सफलता प्राप्त की है। मेरा सुझाव है कि इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग समिति बना दी जाए। सीटें और आवासीय योग्यता के बारे में भाषा लिखते हैं, कहते बंबई निर्वाचन नियम 6(1) खा के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचन के उम्मीदवारों के लिए आवासीय योग्यता निर्धारित की गई है। इस नियम में कहा गया है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के वास्ते परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए नियत अंतिम तिथि से तुरंत पूर्व 6 महीने की अवधि तक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल निर्वाचन क्षेत्र अथवा डिवीजन में किसी भाग में निवास न किया। इस प्रेसिडेंसी में इस नियम का निर्वचन इस प्रकार किया गया है कि इससे पूर्व की कोई उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र विशेष से चुनाव के लिए खड़ा हो सके, उसके लिए जरूरी है कि उसने निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में या नियमित रूप से निवास किया हो। यह नहीं कि वह मात्र उसका निवास स्थान हो और वहां यदा कदा आता जाता रहा हो। मैं इस प्रश्न का संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा। भाषा कहते हैं जहाँ तक उसका संबंध इस प्रेसिडेंसी से है, संयुक्त रिपोर्ट के पैरा
84 में इस तथ्य पर टिप्पणी की गई है कि तत्कालीन निर्वाचन प्रणाली का एक उल्लेखनीय परिणाम यह है कि कानूनी पेशे के अधिकांश लोग चुनावों में सफल हुए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि एक पेशे के लोगों का राजनीति इतना अधिक प्रभुत्व जनसाधारण के हित में नहीं है। उसमें सुझाव दिया गया है कि नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करते समय एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे वर्ग और व्यवसाय के लोग भी परिषदों में पर्याप्त संख्या में सीटें पा सकें, और ये संभव हो सकता है यदि ग्रामीण सीटों के लिए कोई निश्चित योग्यताएं निर्धारित की जाएं। साउथ ब्यूरो कमेटी ने इस सवाल पर सावधानी से विचार किया। उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा 29 में इस तथ्य का उल्लेख किया कि कुछ स्थानीय सरकारों ने अर्थात संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और असम की स्थानीय सरकारों ने आवासीय योग्यता को शामिल किए जाने पर बल नहीं दिया, जबकि बंगाल, बंबई, मद्रास और पंजाब की सरकारों ने कहा कि नए निर्वाचन क्षेत्र के भारी अनुपात के हितों के प्रतिकूल होगा कि उन व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया जाए जो उस क्षेत्र के निवासी न हो जिसका वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। साउथ वेरो कमेटी के बहुमत ने सिद्धांत रूप में आवासीय योग्यता का विरोध किया, परंतु समझौते के रूप में उन्होंने समाधान निकाला कि मध्य प्रांत, बंबई और पंजाब में प्रतिबंध लगाया जाए, अन्य प्रांतों में नहीं। भारत सरकार ने साउथ वेरो कमेटी की सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त करते समय उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि इस प्रश्न पर कमेटी के रवैये से उनके सामने कुछ कठिनाई इस अर्थ में आ गई है कि कमेटी ने एक ओर तो प्रतिबंध का समर्थन करने वाली कुछ स्थानीय सरकारों के दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लिया, पर दूसरी ओर उसने कुछ अन्य सरकारों के दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उनका आग्रह भी इतना ही था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की कि मताधिकार समिति द्वारा प्रस्तावित सुलह समझौते की बात स्वीकार कर ली जाए। बात को स्वीकार कर लिया गया और केवल मध्य प्रांत, बंबई और पंजाब के बारे में आवासीय योग्यता लागू की गई। मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद 1923 के आम चुनावों के बाद नियमों का संशोधन करते समय पंजाब में ये आवासीय योग्यता समाप्त कर दी गई। पंजाब सरकार ने खुद मूडी मैन कमेटी को अपनी राय देते हुए कहा कि पहले आम चुनाव के लिए आवासीय योग्यता के कारण ग्रामीण प्रतिनिधियों को ऐसी प्रविष्टि मिली जिससे उन्हें वंचित नहीं किया गया था, इसलिए इन योग्यताओं को बहाल करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। इस प्रकार अब स्थिति यह है कि केवल बंबई और पंजाब प्रांत ही ऐसे प्रांत हैं जहां अब भी आवासीय योग्यता की शर्त लगी हुई है। मध्य प्रांत में भी प्रतिबंध का उतना कठोर निर्वचन नहीं किया जाता जितना इस प्रेसिडेंसी में। मेरे विचार में यह उचित ठहराना मुश्किल है कि भारत के इस अति विकसित प्रांत में इस प्रतिबंध को बनाए रखा जाए, जबकि इससे काफी पिछड़े प्रांतों में इसकी जरूरत अनुभव नहीं की जाती। मेरे विचार में इस प्रतिबंध को बनाए रखना कुछ हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार है कि परिषदों में कुछ घटिया स्तर के लोग चुन लिए जाते हैं और प्रतिष्ठा, योग्यता और सिद्ध राजनीतिक क्षमता वाले ऐसे व्यक्ति परिषदों में नहीं आ पाते जो अधिकांशतः विशाल नगरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे इस आवासीय योग्यता की शर्त के कारण किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ पाते हैं। यदि किसी कारण वे अपने आवासीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए मैं सिफारिश करता हूं इस प्रांत से भी अब ये आवास की शर्त हटा दी जाए। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही स्थगित करना चाहेंगे, लेकिन आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि किस नियम के अंतर्गत विधान परिषद के निर्वाचन के उम्मीदवारों के लिए आवासीय योग्यता निर्धारित की गई थी। आपको उस नियम का जिक्र करना है। हमने सीटें और आवासीय योग्यता के तहत आपको स्टार्टिंग में ही इसके बारे में विस्तार से बताया है। एक बार पुनः प्रश्न को हम रिपीट कर देते हैं। विधान परिषद के निर्वाचन के उम्मीदवारों के लिए किस नियम के अंतर्गत आवासीय योग्यता निर्धारित की गई है? आज के अम्बेडकर संदेश को यहाँ रोकने से पहले एक बार पुनः निवेदन कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। सभी अम्बेडकर मिशनरी ग्रुप पर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि व्यक्तिगत भी आप भेज सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। अगले अम्बेडकर संदेश में हम लखनऊ समझौता क्या हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, किसकी तरफ से कर रहा था, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो लखनऊ समझौता बहुत ही अहम कड़ी है। पिछले अम्बेडकर संदेश में लखनऊ समझौता का जिक्र भी हुआ था। तो इसलिए मेरे साथियों, लखनऊ समझौता को जानने के लिए अगले अम्बेडकर संदेश का इंतजार कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए अम्बेडकर संदेश के साथ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।